नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और हमें आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण विषयों पर जिन पर हमारी दृष्टि पहुंच नहीं पाती या कम पहुंचती है, या पहुंच भी जाती है तो उसके विभिन्न आयामों को हम कम समझ पाते हैं, क्योंकि उसमें दरकार होती है अनुभवों की। ऐसे ही एक अनुभवी विशेषज्ञ प्रभात सिंह जी को हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रभात जी न केवल एक पत्रकार की भूमिका में, एक संपादक की भूमिका में, बल्कि एक फोटोग्राफर की तौर पर और एक ट्रैवलर के तौर पर उन्होंने समाज को देखा, समझा, जाना है, बल्कि उसे जिया भी है। तो प्रभात जी के साथ आज हम बात करेंगे उस तरह की यात्राओं से निकलने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे आज की पीढ़ी के लिए कारगर भी होगी और पिछली पीढ़ी के लिए एक रास्ता बताने वाली भी होगी कि हमारे नए पीढ़ी के साथ मिलकर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो प्रभात जी, चूँकि आपकी यात्रा बनती चली गई, आज के समय में लोग कई बार कहते हैं कि हमारा सपना कुछ और था, हम उसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बाधाएं आ गई। तो बाधाएं राह का रोड़ा हैं, या बाधाएं अवसरों का एक आधार हैं, या बाधाएं हमारे जीवन के स्वरूप को गढ़ने का एक तरीका है? अब मुझे लगता है कि मतलब मैं अपने नज़रिए से, अपने अनुभव से बता सकता हूँ, वो यही कि बाधा दरअसल आपको उस रास्ते की तरफ ले जा रही होती है जो आपके लिए श्रेष्ठकर है, आपके लिए बेहतर है। कोई भी बाधा, तब हम बाधा मानते किसे हैं? कोई चीज़ हम करना चाहते हैं और हम उसे तुरंत नहीं कर पा रहे हैं, अड़चन आ जाती है। अड़चन आती है और उस अड़चन को हमें लगता है कि ये हमारी बाधा है। पर सच ये है कि वो शायद वो बाधा कुदरत ने आपके लिए बनाई यूं कि वो आपको उससे बेहतर रास्ते की तरफ ले जाना चाहती है, या उसकी कोशिश है कि वो आपको बेहतर मकाम पर ले जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कभी कभी व्यवधान नहीं है, वो आपके मंजिल तक पहुंचने में मददगार ही होता है। ऐसा मेरा अपना अनुभव तो यही है। बहुत सुंदर अनुभव है, क्योंकि अमूमन आज के दौर में बहुत बड़े तादाद में जो युवा साथी हैं उनकी शिकायत होती है कि हम अपने सपनों को पूरा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाधाएं बहुत हैं ज़िंदगी में। लेकिन आपने बाधा को अपने रूप में परिभाषित किया है और मुझे लगता है कि हम सबको ये समझना होगा। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं प्रभात जी, उनकी जो पत्रकारिता की यात्रा है वो 3 से 4 दशकों के बीच की यात्रा है। और उस यात्रा में केवल किसी एक अखबार में नहीं, बल्कि 3 बड़े बड़े अखबार समूह जो है, भास्कर है, अमर उजाला है और दैनिक जागरण समूहों के साथ आपने अलग अलग एडिशंस में काम किया है। यानी परीक्षण के अवसर आपके जीवन में बार बार आए, उन परीक्षणों को पार करते हुए आपने कुछ हासिल किया और उस हासिल जो है उसके बुनियाद पर आपने उस यात्रा के साथ अब स्वतंत्र यात्रा एक अलग संवाद एजेंसी के तौर पर आपने शुरू की, और अब आप अपनी जो ज़िंदगी के मकसद थे उन सब को पूरा करते हुए अनुभवों का और विस्तार दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अनुभव पा लेने के बाद फिर उस अनुभव को बांटना भी ज़रूरी होता है। वो एक सीधी सी बात है कि वो अनुभव आपको जिन बहानों से मिल सके, वो एक तरह से कर्जा भी होता है आप पर। आप बिना ढेर सारे लोगों की मदद के न तो कोई अनुभव हासिल कर सकते हैं और न ही वो जिसको हम कामयाबी या मंजिल तक पहुंचना कहते हैं वहाँ तक आप पहुंच सकता है। तो वो जो ढेर सारे लोग आपकी इस यात्रा में आपके मददगार, सहयात्री, मार्गदर्शक होते हैं, वो मुझको लगता है कि एक ख़ास समय के बाद आपको खुद उस रोल में इसलिए आ जाना चाहिए कि आपको वो कर्जा उतारना है उन लोगों का। तो अभी का जिस भूमिका में मैं हूँ, या हमेशा मुझे लगता है कि मेरे पास जो अनुभव है वो उसको बांट लेना इसलिए हमेशा ज़रूरी होता है कि बांट लेने से उसका विस्तार होता है। समझ की तरह से, ज्ञान की तरह से तजुर्बा बांट लेना हमेशा आपके लिए फ़ायदे का होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो मैं जानता हूँ उसको दूसरे लोग जो भी जानने के इच्छुक हैं उनसे साझा किया जा सके। बिल्कुल प्रभात जी, जब साझा की बात आती है तो एक पत्रकार की भूमिका में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज के दौर में पत्रकारिता बड़ी प्रासंगिक है, क्योंकि न केवल देश और समाज को प्रभावित करती है बल्कि पत्रकारिता स्वयं भी परिस्थितियों से प्रभावित होती है और नए रास्ते तलाश करती है, नए स्वरूप गढ़ती है। आपका अनुभव क्या रहा है कि पत्रकारिता की जो समय और देश की आवश्यकताएँ हैं
उसमें हम अपने आप को कहाँ पाते हैं आज के दौर में, और उसमें कितना स्वरूप आपने अनुभूत किया है कि पत्रकारिता की भूमिका देश को जगाने, देश को जागृत करने या देश के महत्वपूर्ण मसलों को उठाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकी है अभी तक? देखिए, मैं जब 1985 में पहली बार न्यूज़ रूम में गया था, तो अखबार पढ़ने की चीज़ है तो ये मैं जानता था, लेकिन अखबार को बनाने या उसको बनाने के तरीक़ों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो उस समय न्यूज़ रूम में काम करते हुए हम लोगों पर एक बड़ा दबाव होता था एक बेहतर अखबार बना लेने का। ख़बरों के चयन में एक ज़रूरी समझदारी जो उसकी है उसके लिए चाहिए, उसके लिए अपने आप को तैयार करने का, इस तरह के तमाम दबाव होते थे। तो उस समय हमारी फ़िक्र का केंद्र केवल और केवल यही हुआ करता था कि हम कैसे बेहतर बना लें, कल जो हमने किया है या बनाया है आज उससे कैसे बेहतर बना लें। लेकिन ये बात ठीक है कि जो समाज में उसकी रिलेवेंस है या उसकी प्रासंगिकता है, उसके बारे में जानने का मौका तब लगा जब फील्ड में काम करने लगे हम लोग रिपोर्टर के तौर पर, और हम या हमारे साथी आज जो ख़बरें बना रहे होते थे, कल उन ख़बरों का जो असर हम बाहर देख रहे होते थे, पढ़ने वालों के बीच में जो उसकी प्रतिक्रिया होती थी, वो प्रतिक्रिया दरअसल हमको ये समझने में मदद करती थी कि हमारा काम कितना असरदार था या उसने पढ़ने वाले पर क्या प्रभाव छोड़ा है। रही प्रासंगिकता की बात पहले और अब में, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जब अखबार में काम करना शुरू किया था तब संचार के माध्यम बहुत सीमित थे। पढ़ने के लिए अखबार और पत्रिकाएं, और पत्रिकाओं में भी समाचार वाली पत्रिकाएं तो बहुत थी नहीं दरअसल, मतलब एक हम लोग हाँ, बहुत समाचार वाली पत्रिकाएं तो बहुत नहीं थी, पर और दूसरा रेडियो, और रेडियो भी मतलब हम जानते हैं कि उसमें आकाशवाणी के अलावा आज की तरह से बहुत ढेर सारे चैनल्स और ये चीज़ें होती नहीं थी। खबरों के लिए भी एक लिमिटेड स्लॉट होता था। तो वैसे में आदमी की अखबार पर निर्भरता बहुत ज़्यादा थी, और उस निर्भरता से मुझे ये लगता है कि अखबारों की जिम्मेदारी भी आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। ये पीछे 15-20 साल में ख़ास तौर पे जब सोशल मीडिया का उद्भव हुआ और वो इतने बड़े स्वरूप में हम लोगों के बीच आया, तो ऐसे में मैं खुद कभी सोच रहा होता हूँ कि जो खबर हम रियल टाइम में पा जाते हैं अपने फ़ोन से, उस खबर के लिए कल सुबह का अखबार क्यों छपता है। अगर इसको एक पढ़ने वाले के नज़रिए से देखें तो ये एक सोचने वाला सवाल है कि हमको तो खबर पता चल गई। आज कोई भी खबर दुनिया में, मान लीजिए अभी हाल का भूकंप था इजिप्ट और सीरिया का, तो वो खबर तो हमको मालूम पड़ गई, तो अगले दिन सुबह अखबार में उस खबर को हम पढ़ेंगे तो हमको नया क्या मिल जाएगा। और जो मेरा निजी अनुभव है वो ये है कि किसी भी खबर में, चाहे वो 6 या 8 कॉलम की लिखी हुई खबर हो, जो खबर का तत्व होता है वो दरअसल 1 या 1.5 लाइन का ही होता है, और बाकी सारा उस 1-1.5 लाइन का विस्तार है, दरअसल उसको समझने की कोशिश है। तो हम अभी सोशल मीडिया से जो कुछ भी खबरें पाते हैं, वो खबरें मुमकिन है कि वो 1 लाइन हो, लेकिन अगले दिन का अखबार हमको उस विस्तार के लिए ज़रूरी होता है। हमको उस पर हमारे अपने नज़रिए से अलग मुख्तलिफ नज़रिया अगर किसी घटना के बारे में या वाक़े के बारे में समझना है तो हमको अखबार पढ़ना होगा। उसका विश्लेषण जो मुमकिन है कि मेरे विश्लेषण से अलग, ज़्यादा वसी हो, ज़्यादा लॉजिकल हो, तो हमको अखबार पढ़ना पड़ेगा। तो अखबारों की ज़रूरत मुझे लगता है कि जानने की जिज्ञासा जितनी है उस लिहाज से वो ज़रूरत है, और वो ज़रूरत बनी रहने वाली है। सोशल मीडिया के बहुत सारे विस्तार के बाद भी वो ज़रूरत बनी रहने वाली है, क्योंकि
सोशल मीडिया उसका विकल्प कभी नहीं बन पाता। मैं जब ये सोच रहा होता था या लोग मुझे ये बता रहे होते थे कि आप ब्लॉग पर जो पोस्ट डालेंगे वो अगर एक सर्टेन लिमिट ऑफ वर्ड्स से बड़ी हो जाएगी तो उसकी रीच कम हो जाएगी, लोग इतनी देर स्क्रीन पर देखते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं। तो मुझे हैरानी होती थी कि मैं जानता हूं कि हमको स्कूल में प्रेसी लिखना सिखाया जाता है, लेकिन किसी चीज को कितना प्रिसाइज होके कहा जाता है। साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं समझता हूं कि मैं अपनी खबरों में हमेशा ऐसा करता था कि मैं उनको बहुत बड़ा ना लिखूं, अनावश्यक बड़ा ना लिखूं, लॉजिकली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। पर फिर भी वो सोशल मीडिया का वो जो फॉर्मेट या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस लिखते समय न कभी मेरे दिमाग में होते थे, न छपते समय अखबार में होते थे। अगर आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ पर कुछ लिखा है तो अखबार उसके लिए जगह बना रहा होता था। आज के साथी मुझे बता रहे होते हैं, कई बार रीडर्स बहुत कैजुअली बता देते हैं कि विज्ञापन में खबर होती है, बहुत विज्ञापन होते हैं वगैरह वगैरह। पर मैंने देखा है कि खबरों के लिए, एनालिसिस के लिए अगर वो बड़ा है तो विज्ञापन रोके तक जाते रहे हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको आज जाने दीजिए, विज्ञापन कल चला जाएगा या किसी और पेज पे चला जाएगा। हाँ, या किसी और पेज पर चला जाएगा, बिल्कुल। तो ये मसला सोशल मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया या कोई और मीडिया, अगर हम कहना चाहें, टेलीविज़न आया था तब भी ये चर्चा हुई, तब भी ये बात हो रही थी कि साहब अखबारों की अब क्या ज़रूरत बची है। और 24/7 जब चैनल्स आ गए तब तो और मतलब। पर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर 24/7 चैनल में कई बार ये होता है कि 24 घंटे में सिर्फ एक खबर होती है जिस पर बात हो रही होती पूरे दिन भर। अखबार के 16, 18, 20 पन्नों में तमाम खबरें होती हैं, जो उसमें से जिसमें आपके काम की, आपकी ज़रूरत, आपके विचार, मतलब बहुत सारी चीज़ों का समन्वय होता है उसमें। तो प्रासंगिकता और पत्रकारिता, यानी मुझसे पहले मेरी पिछली पीढ़ी के लोग जो जैसे मानदंड उनके सामने थे, जो वैल्यूज़ उनके सामने थी, मुझे लगता है कि हम अपनी पीढ़ी में शायद उन सारी वैल्यूज़ को कैरी नहीं कर पाए। और मेरे बाद की पीढ़ियों में भी ये फ़र्क आया है। पर व्यक्तिगत रूप से मुझे मतलब एक आग्रह, एक शिकायत अक्सर रहती है, और वो ये रहती है कि अखबार में या पत्रिका में या मीडिया में, अखबार न कहें उसे मीडिया कहें, तो मीडिया में काम करने की इच्छा रखते हुए हम पढ़ने को लेकर, भाषा को लेकर, ये कुछ ऐसे मसले हैं जिसमें लापरवाही मुझको थोड़ा अखरती और ये देखने को मिलती है। हाँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, नज़रिए की, और नज़रिया देखने का जितना विस्तृत होगा उतना हम समाज की समझ को और गहराई से पा पाएंगे। एकदम। और नज़रिए का विकास करता है वो हर माध्यम जिससे हम जुड़ते हैं, और नज़रिए के विकास के लिए जिज्ञासा का विस्तार होना भी बहुत ज़रूरी है। और जिज्ञासा का विस्तार तभी होता है जब हमारे पास कुछ जानकारियों का एक स्रोत उपलब्ध होता है, और जब वो होता है तब हम समझ पाते हैं कि हम क्या नहीं जान पा रहे हैं, और तब जानने की अभिलाषा, अभिक्षिप्ता जो है वो बढ़ती है। और ये जितनी बढ़ती है उतना आप एक व्यक्तित्व का निखार होता है और उसका एक फलक बड़ा होता है। आपने भी अपने आप को बढ़ते हुए देखा। आप आज के दौर में जब हम बात करते हैं तो लोग ऐसे प्रश्नों से रूबरू हैं कि साहब ये इतना पढ़ने की ज़रूरत क्या है। जैसे एक आजकल एक आम अवधारणा हो गई, कॉमन स्टेटमेंट हो गया, इतने सारे विषय पढ़ाए जाते हैं ज़िंदगी में, काम तो कोई एक चीज़ आनी है, इतना पढ़ने की आवश्यकता क्या है। वैसे ही अखबारों में इतना कुछ छपता है, लेकिन इतना सब पढ़ने की आवश्यकता क्या है। हमें तो जो ज़रूरत है हम अपने काम का निकाल लेते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। एक कॉमन स्टेटमेंट कॉमन लोग, आम लोगों के बीच में आता है, लेकिन ख़ास वो बनते हैं जो कुछ वाकई उन सब के निचोड़ के तौर पर निकालते हैं। आपका इस पर विचार क्या है, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम श्रोताओं और दर्शकों को कि उनको कैसे देखना समझना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण, नागरिक का निर्माण बहुत आवश्यक तत्व है। 2-3 बातें हैं आपके इस प्रश्न में। एक तो वो जो आपने अनुभवों के विस्तार की बात कही, तो हम किसी
अनुभव संपन्न होने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक, हम खुद तजुर्बा करके देखें। दूसरा, दूसरे लोगों ने अगर उसका तजुर्बा कर रखा है तो उसको जान लें, आत्मसात कर लें। मसलन आग जलाती है, ये जानने के लिए खुद आग में उंगली डालना ज़रूरी नहीं है। हम दूसरों के अनुभव से भी ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि आग जलाती है। तो इसी तरह से अब जैसे अखबार में काम करने वाले लोगों का आप कह रहे हैं, मैं पढ़ने वाले लोगों का कहता हूँ, यानी हम लोगों के समय का अखबार और अभी का अखबार भी, उसमें जो बिजनेस का पेज होता है, ख़ास तौर पे रीजनल एडिशंस जो होते हैं, वो बाज़ार के भाव छाप रहे होते हैं। उन बाज़ार के भाव के अलावा हो सकता उसमें बुलियन के रेट्स होते हैं, उसमें खेल का पूरा पन्ना होता है, संपादकीय का पन्ना होता है। अब मेरी पीढ़ी जब अखबार के दफ्तर में काम करती थी, तब मेरे पिछले लोगों की शिकायत थी कि लोग एडिटोरियल कम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। मैंने खुद ये अनुभव किया है, नए लोग जब आते हैं और मैं उनसे पूछूं तो शायद उन्हें नहीं पता होता कि उस दिन के संपादकीय पन्ने में किसने क्या लिखा है। और ये तब है जब हम सबको बताया जाता था कि संपादकीय का पन्ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, अखबार का अपना नज़रिया, उसका स्टैंड रिफ्लेक्ट करता है संपादकीय पन्ने में। मैं ये खेल और व्यापार या कारोबार के पन्ने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग कुछ पैसा देकर, कवर प्राइस दे के अखबार ख़रीदते थे, वो पूरा अखबार ख़रीदते थे। लेकिन उसमें से मुमकिन हो, जैसे कल बाज़ार में जीरे का क्या भाव रहा, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है। या उड़द की दाल कल क्या भाव बिक रही थी, ये अखबार में पढ़ने में मेरी दिलचस्पी नहीं हो सकती है। पर सोने का भाव कल जो था उससे आज 50 रुपये बढ़ गया, ये पढ़ने में मेरी माँ की दिलचस्पी होती थी। बिल्कुल है। ठीक है, वो संपादकीय पन्ना जिसको बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते थे, घर में कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो हेडलाइन से और प्रिंट लाइन तक अखबार में जो कुछ भी छपा होता था वो सब पढ़ लेते थे पूरे दिन भर। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं छप रही होती थी या छप रही होती है जो गैर ज़रूरी हो। हाँ, ये ठीक है कि वो सबकी ज़रूरत की चीज़ नहीं हो सकती है। जिन लोगों को बहुत हड़बड़ी है, घर से बाहर निकलना है, काम करना है, वो हेडलाइंस पढ़ रहे होते हैं। जो उनके मुकाबले इत्मीनान में है वो खबरें पढ़ रहे होते हैं। जो ज़्यादा इत्मीनान में है वो पूरा अखबार पढ़ रहे होते हैं और चर्चा भी कर रहे होते हैं और उस पर बात भी कर रहे होते हैं, शाम की बैठकों में, चाय की दुकानों पर, अड्डेबाजी जहाँ हो रही होती है वहाँ। तो मेरा ये कहना है कि वो ये कहना कि कुछ विषय लोगों के काम के हैं या नहीं, वो बहुत तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। अब उसमें जो बच्चों का पन्ना या बच्चों के लिए रंग भरने वाली तस्वीरें या सुडोको जैसी चीज़ें होती हैं, मुमकिन है मेरी दिलचस्पी ना हो, पर मेरे घर में कोई ऐसा हो सकता है जिसकी दिलचस्पी का विषय हो, सुडोको हो या वो बच्चों के लिए रंग भरना हो। तो वो उसको एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन सोर्स के तौर पर अगर हम देखें तो उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होता है, एक बात। और दूसरा ये कि दूसरों के अनुभव या दूसरों के नज़रिए को जानने के लिए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे कह रहा था, वो संपादकीय वाला पन्ना बड़े काम का होता है। ख़ास तौर पे ये होता है कि जो यूथ हैं वो अखबार नहीं पढ़ते। ये एक बड़ा कॉमन लॉजिक है। ख़ास तौर पे ये नॉन एडिटोरियल के लोग एडिटोरियल को ज़रूर बता रहे होते हैं अखबार में, यूथ तो आज का अखबार नहीं पढ़ता। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यूथ अखबार नहीं पढ़ता है, यानी हमारे अखबार का इतना जो सर्कुलेशन है, ये क्या केवल बूढ़े लोगों के लिए है या केवल वही पढ़ते हैं, ये मान लिया जाए तो फिर वो थोड़ा सा ऊपर उठते। नहीं, वो केवल खेल की खबरें देखते हैं। उन्हें खेल की खबरें देखते हैं यानी अखबार पढ़ते हैं, खेल की खबरों को अखबार में पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे कह दिया जाता है कि यूथ अखबार नहीं पढ़ते? वो हो सकता है 20 पन्ने न पढ़ते हैं, कोई पन्ना पढ़ते, लेकिन कुछ तो है ऐसा। और जब वो खेल का पन्ना पढ़ेंगे तो ऐसा भी नहीं करेंगे कि केवल खेल का पन्ना पढ़ के और अखबार दरकिनार, कुछ तो निगाह पे आता होगा। इसके अलावा जब से डिजिटल मीडिया बढ़ना शुरू हुआ है और अखबार उसमें शामिल हो गए हैं, उसका हिस्सा हुए हैं,
तो ये जो मेट्रो में और बसों में बैठ के सफ़र करने वाला यंग लॉट है, ये सारा का सारा यंग लॉट गाने सुन रहा हो या सिनेमा देख रहा हो ऐसा नहीं होता। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो न्यूज़ कंज्यूम कर रहे होते हैं, न्यूज़ कंटेंट, वो दोज हु विश टू स्टे अवेयर अबाउट देयर वर्ल्ड, देयर टाइम, क्या देयर कुछ चल रहा है। सोसाइटी, तो वो लोग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। और वो कंटेंट की रीच को देख के लगता है, पता चल रहा है। बिल्कुल पहले ये बिल्कुल। पता नहीं चल पाता था, ये माना जाता था एक अखबार 8 लोग पढ़ते होंगे, लेकिन अब ये पता चल हाँ, पा वो रहा है बड़ा कि वो बड़ा कौन कौन लोग बड़ा कैसा पढ़ रहे हैं। मैनुअल तरीका था हमारा वो, और उस मैनुअल में भी दरअसल कोई एरर फ्री सिस्टम नहीं था। वो ज़्यादातर हेयर से पर काम करता था। अभी जब वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो स्पेसिफिकली समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं। तो अब बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो हम व्यक्तित्व का निर्माण है, जो हमारी समझ का निर्माण है, जो हमारे समझ के लिए ज़रूरी खुराक है, वो सभी माध्यम देते हैं और वो समय की मांग भी है और हम सब की ज़रूरत भी है। ये अलग बात है कि जब जागो तभी सवेरा, जब जिसकी आँख खुलती है तब वो समझता है, लेकिन उसकी आवश्यकता हमेशा बनी रही। दूसरे लेवल पर ये कि जैसे आज के दौर के पत्रकारों की बात है, चूँकि आप उस पर हम पेशा हैं तो उसमें हम ज़रूर बात करेंगे कि पत्रकारिता के लिए अच्छे पत्रकारों को गढ़ने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा दौर में रही। आपने अपने अनुभव में बताया कि आप एक जैसे फोटोग्राफर आप ज्वाइन करने गए, चूँकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी इसलिए आपको न्यूज़ रूम में डाला गया, बिल्कुल। लेकिन उसमें भी आपको सिखाया भी गया और सीखते हुए आपका निर्माण भी हुआ। और निर्माण ही नहीं हुआ बल्कि आपने संपादक की एक बड़ी लंबी पारी भूमिका में अदा की है। जी। और इस तरह से जो गढ़े जाते हैं लोग, उसकी प्रक्रिया पहले की और अब की प्रक्रिया में कुछ आपको अनुभव में आता हाँ, है कि क्या बिल्कुल फ़र्क है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया पहले ज़्यादा मजबूत थी, ये तंत्र ज़्यादा मजबूत था। जिम्मेदारी का भाव ज़्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उसमें ये भी होता था कि आप फ्रेशर हैं, आप एकदम न्यू कमर हैं, तो उस न्यूज़ रूम के आदाब क्या हैं, आपका रोल क्या है उसमें, आपको केवल इतना नहीं कि आपको कैसे और क्या लिखना है, आपको बिहेव कैसे करना है, माने ये कुछ अलिखित किस्म का प्रशिक्षण होता था। मसलन तब जब पुराना न्यूज़ रूम और जिसमें टेलीप्रिंटर हुआ करते थे, तो उसमें कई बार जो मैकेनिकल टेलीप्रिंटर थे उसमें अगर कहीं लाइन में कुछ डिस्टरबेंस होता था तो अक्षरों या वाक्यों में वर्ण के बजाय वो डिजिट्स, अंक आ जाते थे कई जगह पे। और ऐसी एक कॉपी मैं एडिट कर रहा था, न्यूज़ एडिटर थे हमारे मिस्टर उदित साहू, तो उसमें कुछ डिजिट्स थी और आखिर में स्थान था, आधा स तान। और मैं आलस की वजह से, हालांकि उसको डिकोड करने के लिए एक बाकायदा एक डायरेक्टरी होती थी कि इस डिजिट का मतलब ये वर्ण होता है, वो मुझे नहीं मालूम था उस डायरेक्टरी के बारे में। तो मैं वो साहू जी के पास कॉपी लेके गया और मैंने कहा कि ये क्या होगा। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि तुम बताओ क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि डेडलाइन पढ़ो। तो वो मॉस्को की डेडलाइन थी। मॉस्को की डेडलाइन में मैं कुछ पाकिस्तान पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे तो तुम इसको समझ जाओगे ये कजाकिस्तान है न कि पाकिस्तान है। मैं वो उदाहरण कभी नहीं भूलता हूँ। मैं उदाहरण ये नहीं भूलता हूँ कि रिपोर्टर के तौर पर मैंने एक कॉपी लिखी जिसमें मैंने दीवाल लिखा और उसमें द पे छोटी की मात्रा लगाई। और मेरी कॉपी जांचते हुए मुझे कहा गया कि ये द पे छोटी की मात्रा जब आप दिवाली लिखते हैं तब लगती है, लेकिन ये दीवार इस पे द पे बड़ी की मात्रा लगेगी। ये बात मुझे लगता है 40 साल पुरानी है, लेकिन मैं याद रही। जब भी दीवार लिख रहा होता हूँ या पंच कर रहा होता हूँ, मुझे ये याद होता है कि इस पे बड़ी की मात्रा लगाने। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि न्यूज़ रूम में ट्रेनिंग का जो ये पक्ष था जिसमें केवल गलतियां नहीं बताई जाती थी, सही क्या है ये भी बताया जाता था, वो बहुत कमज़ोर हुआ है। इंटेंशन इम्प्रूव करने का था। हाँ, वो हमारे दौर के बाद से भी, मुझे हमारे समय में भी और अभी भी वो बहुत कमज़ोर हुआ है। और वो मुझको
उसकी दो वजहें लगती हैं। एक तो न्यूज़ रूम में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर पहले के समय के मुकाबले दबाव बहुत ज़्यादा है। मैं साहू जी का जिक्र कर रहा हूँ, उस समय अमर उजाला के 2 संस्करण होते थे, आगरा और बरेली, और आपस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हमको आगरा की खबर बरेली में मिल जाए अदर देन टेलीप्रिंटर, या हमें बरेली की खबर आगरा भेजनी हो, ये बना हुआ ऐसा पेज आ भी जाए, नहीं नहीं था, था। ऐसा कुछ नहीं था। वो आगरा संस्करण अपना इंडिपेंडेंट तौर पर बना रहा होता था और बरेली अपना। अब ऐसे में जब हर अखबार मल्टी एडिशन वाला अखबार है तो ये स्वाभाविक है कि न्यूज़ रूम में दबाव ज़्यादा है। दूसरा ये कि हम जिनकी तरफ देख रहे होते हैं, जिनको हम वरिष्ठ मान के देख रहे होते हैं, सोचना ये भी पड़ेगा कि क्या वो उन लोगों की तरह खुद भी इतने समर्थ हैं कि दूसरों को सिखा सकें। ये एक बड़ा मसला है, क्षमता का प्रश्न भी है ये। फिर जिनको सीखना है या जो रिसीविंग एंड पर हैं, उनमें क्या वो ललक या जिज्ञासा है भी? इंटरेस्ट का सवाल भी है। एक ये मैं उस पत्रकारिता और मिशन वाली बात से बहुत सहमत नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट के लेवल पर मैं सोचता हूँ, मैनेजमेंट के लिए या अखबार निकालने वाले बहुत सारे लोगों के लिए वो मिशन नहीं था। मैं आज ये समझ पाता हूँ। लेकिन मैं अपने अनुभव से और मेरे साथ काम कर रहे तमाम लोगों के अनुभव से मैं ये जानता हूँ कि हम लोगों ने इसको जैसे कोई सूत्र वाक्य मान लिया था, और वो जो अलिखित था, जिस एक्टिविज्म की फीलिंग से हम लोग काम कर रहे होते थे, अखबार छपा हुआ देखना हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं था एक रिपोर्टर के तौर पर। लेकिन अगर आप 2 बजे तक सिटी एडिशन देखने के लिए रुके हुए हैं और 3 बजे या 5 बजे घर लौट के जा रहे हैं, सुबह 10:30 बजे आपको फिर एडिटोरियल की मीटिंग के लिए आना है, और ऐसा आप 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं है, जो बरस लगातार होता रहा है, तो वैसे में कौन सी चीज़ थी जो हमको एनर्जाइज करती थी और हमको लगातार चलाए रखती थी? वो उस नशे के अलावा या उस कमिटमेंट के अलावा दूसरी कोई चीज़ हो नहीं सकती थी। तो हम ऐसा कर सके क्योंकि हम ऐसा करना चाहते थे। हम में मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब या वो सारे लोग जिन्होंने ऐसा किया है, और जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उनमें या तो यह है कि वो केवल नौकरी का बोध है, जो बैंक की नौकरी और अखबार की नौकरी, बैंक और अखबार की नौकरी में बुनियादी फर्क है। दरअसल बैंक को टाइम से बंद हो जाना है, अखबार के साथ ऐसा नहीं है, उसको 24 घंटे और वो सोशल कंसर्न भी नहीं है, वो कंधे पे जिम्मेदारी भी नहीं है। बिल्कुल, और उसमें ऐसी बुनियादी जो मसाइल हैं उनको लेकर चलना भी ज़रूरी नहीं है। तो एक छोटा सा अंतराल लेते हैं प्रभात जी से। ये बहुत महत्वपूर्ण मसला आपने छेड़ा है, तो इसका उत्तर लेकर हम लोग विदा लेंगे। तो एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है विमर्श और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा प्रभात सिंह जी के साथ चल रही है, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ में एक फोटोग्राफर भी हैं और एक ट्रैवलर भी हैं, और आप एक अब स्वतंत्र एक एजेंसी के संचालक भी हैं, और दुनिया के जो अनुभव आपने बटोरे हैं उन सब के साथ एक विस्तारक भी हैं, सबको अपने साथ जोड़ने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभात जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पिछले अंक में हमारी बातचीत के दौरान कही कि ये जो जितनी भी कोशिशें हैं, जितनी भी तौर तरीके हैं, उनमें एक बुनियादी बदलाव आया है। उस बदलाव में जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी उन्होंने अपने कंधे थोड़े छोटे कर लिए, या उस भार को लेना वहन करना कबूल नहीं किया। तो इसके जो दुष्परिणाम हमारे सामने हैं, क्या वो पूरी बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक करें, या जो लोग आ रहे हैं उनको प्रशिक्षण किए जाने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, अगर इसको बहुत बिजनेस या प्रोफेशनल जिसको पेशेवर अप्रोच कहेंगे, उसकी तरह से देखें तो ये जो मीडिया हाउस जर्नलिस्ट को रिक्रूट कर रहे हैं, प्रोफेशनल डेफिनेशन तो कहती है कि ये उनका काम है कि वो उनको ग्रूम करें, लेकिन बिरादरी की जिम्मेदारी मैं इसलिए मानता हूँ कि जो उनकी श्रेणी है
वो अखबार नवीस की है। वो हो सकता है कि आज ए, कल बी या सी किसी तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में, चौथे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठिकाने बदल सकते हैं, लेकिन वो हैं अखबार नवीस, उनका पेशा अखबार नवीसी है। ये जो प्रेस क्लब्स जैसी चीज़ों की अवधारणा थी, ये अवधारणा कम से कम वो तो नहीं थी जिसकी वजह से प्रेस क्लब जाने जाते हैं। ये अवधारणा विमर्श के लिए थी, विचारों के आदान प्रदान के लिए थी, सहमतियों और असहमतियों के मौके देने के लिए थी, जिसमें आप अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों से सीख रहे होते थे, जिसमें आप अपने से कम अनुभव वाले या नए उम्र के लोगों को बता रहे होते थे, सिखा रहे होते थे। और ये कोई संविधान नहीं था, न प्रेस क्लब का और न जर्नलिस्ट होने का। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, मैं आपने कहा है और मैं लखनऊ में बैठ के सिर्फ एक नाम याद कर पाता हूँ, वो हैं श्री अखिलेश मिश्रा। ठीक है, अखिलेश जी को मैंने कभी सीधे उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मैं जितनी बार उनसे मिलता था और वो जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे उनके साथ रहकर मैं उठता था, तो मैंने हमेशा अपने को पहले से ज़्यादा समृद्ध पाया। मैं उनके पास कोई नोटबुक लेकर नहीं बैठ रहा होता था, न वो कोई किताब लेकर टीचर की तरह से बता रहे होते थे, न ये ज़रूरी था कि हम पत्रकारिता के विषय पर बात करना तय करके बैठे हों। पर बात करते हुए उनके अनुभवों को साझा करने का जो तरीका था, उससे आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख पाते थे, काम करने के नए तरीके, सोचने का नया ढंग, या किसी एक मसले पर कोई नया, एकदम नया नज़रिया जो बिल्कुल आपको लगे कि ये वो इतना रेडिकल है, आपने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो ये कोई मतलब जिम्मेदारी की तरह से ऐसा नहीं होता था, लेकिन यह है कि वो बहुत सीनियर थे, बहुत दुनिया देखी थी उन्होंने, बहुत ढेर सारा पढ़ा था, बहुत कायदे से चिंतन करते रहे थे। तो उनके पास साझा करने के लिए जो भी होता था, वो मैं नहीं, मेरे जैसे तमाम लोग जो उनके पास जाते थे वो ऐसा महसूस करते रहे होंगे। ठीक है, और कुछ ये भी होता है, थोड़ा सा कुदरती होता है, क्योंकि जिज्ञासा बुनियादी तौर पर ये काम मुझे लगता है कि बिरादरी और मीडिया हाउस से भी पहले ये काम स्कूल और कॉलेजेस को करना चाहिए, जहाँ ये नई पीढ़ी के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। यानी टू क्वेश्चन और क्रिएट अ क्वेरी फॉर एनीथिंग। अगर ये स्कूल से हमने नहीं सीखा है तो बड़े होने पर सीखने में शायद मुश्किल हो, समय भी लगता है, मुश्किल तो है ही। पर अगर वो आपकी फितरत का हिस्सा है, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि आपको क्वेरी करनी है फॉर एनीथिंग यू डू नॉट नो, ट्राई टू फाइंड इट आउट, है क्या वो दरअसल। मेरे साथ संयोग कहिए, ये बढ़िया था कि मैंने साइंस की पढ़ाई की, और साइंस की पढ़ाई ने एक चीज़ ज़रूर मुझ में शामिल की, और वो ये था कि तर्क के बिना कोई चीज़ स्वीकार मत करो। किसी चीज़ का कोई तर्क होगा एक बात, और थ्योरी, कोई भी थ्योरी सिर्फ प्रैक्टिकल से प्रूव की जा सकती है, ये मुझे साइंस ने सिखाया। तो इसलिए ख़बरों में वो जो न्यूज़ रूम की लैंग्वेज इलास्टिक डालना होता है, वो कभी मुझसे मुमकिन नहीं हो पाया। और बहुत सारे ऐसे साथी जिनको मुझे मौका लगा कि मैं उन्हें कुछ बता सकूं या सिखा सकूं, तो उनको हमेशा ये कहता था कि कम शब्दों में अगर ज़्यादा बात कहने की आदत आप डालेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा असरदार होगी। और वैसी बातें जो कही जाती हैं कि लोगों के पास कम समय है और भागम भाग, उस चक्कर में हम कर क्या रहे हैं, हम एक हेडिंग लगाते हैं, फिर हम क्रॉसर लगाते हैं, कई बार हम हाइलाइटर्स भी दे रहे होते हैं अलग से क्रॉसर और हेडिंग के अलावा, या कोई इंट्रो को बोल्ड करके प्रोमिनेंस के साथ दे रहे। जो बात हेडिंग में है, वही हाइलाइटर में है, वही क्रॉसर में है, जाहिर है कि वो खबर में फिर वो होगी ही होगी। मैं किसी एक चीज़ को 4 बार क्यों पढ़ूँ साहब? मतलब आप तो ये जो इस तरह के जो तरीके हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो मार्केटिंग ड्रिवन तरीके हैं, या
किसी बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी से मिले हुए नुस्खे हैं। ऑब्जर्वेशंस और वो ये कि लोग ये चाहते हैं, जैसे कि ये कहा जाता है कि साहब आजकल लोग केवल हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश इंग्लिश, ये तर्क दिया जाता है। ये तर्क दिया। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये मार्केट की इजाद है, ये इंग्लिश बिल्कुल वाला मार्केट जो की, है ठीक ये बात। मार्केट की इजाद है। एक बात ये अगर इंग्लिश है तो वो जो यूथ है उसने अपने यहाँ स्कूल में हाई स्कूल तक हिंदी पढ़ी होगी, अंग्रेजी भी पढ़ी होगी और दूसरे विषय भी पढ़े होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसको हिंदी की समझ नहीं है, ठीक है। और आप एक खबरदाता के तौर पर ये आपने अपनी तरफ से मान लिया, ऐसा है। और फिर तमाम अखबार हैं जो अंग्रेजी में हेडिंग लगाते हैं, मतलब आजकल हिंदी में लगाते हैं, अंग्रेजी में हेडिंग लगाते हैं, खबरों के बीच में अंग्रेजी के शब्द देवनागरी में लिख दिए जाते हैं। तो मुझको लगता है कि वो अपराध है, पत्रकारिता के प्रति तो अपराध है। मैं ऐसे तमाम लोगों को मैंने मशवरा दिया है पर्सनली कि आपको ये लगता है कि लोग अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी का एक अलग अखबार निकाल दीजिए, हिंदी वाले को हिंदी इसलिए रहने दीजिए क्योंकि जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि घर में उतने सारे लोगों के लिए एक अखबार होता है, उसमें बहुत सारे लोग देवनागरी में लिखे हुए अंग्रेजी के शब्द को ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जिस तरह लिख रहे होते हैं वो कई बार पठनीय नहीं होता है, या वो शब्द इस तरह के नहीं होते हैं, अभ्यास में नहीं। तो ये जो आपका सवाल था, बिरादरी और मीडिया हाउस के अलावा ये काम स्कूल कॉलेजेस का भी है कि वो जिज्ञासु बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि वो जिज्ञासु आदमी ज़रूरी नहीं कि मीडिया में ही काम करे, कहीं भी काम करे, पूरी दुनिया में जो भी काम करेगा इस आदत से दरअसल उसके अपने व्यक्तित्व में जो निखार आएगा ये केवल वही बता सकेगा कि इसका फायदा क्या है, और वो बुनियादी तौर तरीकों को विकसित करते हुए समाज के लिए भी उपयोगी बिल्कुल साबित होगा। बिल्कुल होगा। आपसे ये महत्वपूर्ण बातचीत बहुत गूढ़ तत्वों के साथ हुई है, थोड़ा सुनने वालों को भले भारी लगे, लेकिन ये ज़रूरी थी क्योंकि आप तक पहुंची और आपके चिंतन के साथ हमारे समाज में परिवर्तनकारी प्रयासों में परिणामकारी बन सके, ये हमारा प्रयास था। और ये पूरा जो विमर्श का हमारा अंक होता है उसकी कोशिश भी होती है कि हम उतनी खुराक आप तक पहुंचा सकें जो आपके चिंतन के लिए मददगार हो सके। आशा है कि आपको पसंद आई होगी और इस बातचीत के साथ आपको कुछ निर्णय लेने में मदद भी मिलेगी। और इसी तरह से हमारे अन्य अंक भी सुनते रहिए, रेडियो जयघोष के साथ जुड़े रहिए। और आपको अगर कोई सुझाव या कोई फीडबैक आपको देना है तो ज़रूर आप लिख भेजिए। हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे ऐप पे आप जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, किसी और सोर्स से आप सुन रहे हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, रेडियो जयघोष। गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको मिलेगा और iOS के प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिलेगा। ऐप स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी संवाद है। सुनते रहिए रेडियो जयघोष। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय